आप अपराध की दुनिया से मुख्य धारा में आई, आपको अभी कैसा लग रहा है? नहीं, लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 2018 की 20 मई से पुलिस प्रशासन हमें फिर तंग कर रहा है। वो ऐसा कर रहा है कि मैं पूरे परिवार के साथ में रहती हूँ, और अब मेरा एक छोटा भाई है रामवीर, तो उसको ऐसा हुआ कि हमारे बहन के लड़के में, आपने अगर सुना हो कि जहरीली शराब कांड चला था, ये कानपुर देहात से और कानपुर नगर से हमारे बहन के लड़के का नाम आया था। तो बहन के लड़के को पुलिस ने 11 महीना तक अरेस्ट नहीं कर पाया। पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी रही है, यहाँ तक है कि क्राइम ब्रांच है, एसटीएफ है, सब लगी रही, लेकिन आज दिन तक नहीं पकड़ पाया था। उसके बाद में हमारे घर पे पुलिस ने कम से कम 20 बार छापा मारा है। यहाँ तक है कि हमारे घर पे पुलिस वाले को एक सिगरेट तक नहीं मिली है, क्योंकि जब मैं गलत करते नहीं तो मैं कहीं भागते नहीं हैं, और बराबर पुलिस के सामने रहते हैं, पुलिस को सामने रहते हैं। उसके बाद में हमने आईजी आलोक सिंह को अपना प्रार्थना पत्र दिया, तो आलोक सिंह ने जवाब ये दिया कि बेटा ऐसा है कि दूसरे लड़के के शक के आधार से आपके भाई को पीड़ित किया जाता। हमने कि सर ऐसा क्यों किया जाता है? बोले कि वो आपका रिश्तेदार पड़ता है। हमने कि सर आप परिवार कुशल हो, अगर आपके किसी रिश्तेदार ने अगर गलत किया है, उसका नाम आया है, और अगर आपके बेटे को अगर सताया जाए तो आपके दिल में क्या गुजरेगी? लेकिन आईजी साहब बोले कि मैं पुलिस से बोल देंगे तो आपके यहाँ नहीं जाएगी। 2 महीना 3 पुलिस नहीं आई। लेकिन एक सीओ हुआ करते थे, उनका नाम था अभय नारायण राय, ये कानपुर के थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो वो लिखते लिखते चार्जशीट में मेरे भाई का नाम लिख के रख गए। वो चार्जशीट की आज दिन तक किसी आला अधिकारी ने ये नहीं किया कि ऐसा मेरे साथ में क्यों किया गया। मैंने सबके लिए आवाज़ दी, मैंने मुख्यमंत्री को माननीय को भेजा एक प्रार्थना पत्र, मैंने डीजीपी साहब को भेजा, लेकिन किसी ने मेरा आवाज़ नहीं किया। फिर जनवरी को मेरे भाई को घर से अरेस्ट किया, घर से उठा के ले जा रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं कि मैंने दिव्यापुर छोड़ के काफ़ी दूर पे हमने रामवीर परिहार को अरेस्ट किया। रामवीर उर्फ मामा राजावत लिखा है उसमें। तो मैंने फरवरी में उसकी जमानत कराई, 1 मार्च को घर लेके आए। उसके बाद में 29 मार्च को 4 बजे सुबह पुलिस आती है और बोलती है कि ऐसा है कि छोटे परिहार का हमें मुखबर ने सूचना दी कि तुम्हारे घर में है। तो मैंने दरोगा से बोला, सचेंडी थाने की पुलिस थी, राघवेंद्र सिंह नाम दरोगा का था। बोले कि हमने कि सर आपकी शक कैसे मिटे? बोले हम तुम्हारे घर की तलाशी लिए, ऐसा है कि आप अपने पूरे घर के सदस्य बाहर आ जाइए। तो भैया जब हमें कर नहीं तो हमें डर नहीं है। मैंने सबको जगाया, मैं बच्चों से, मैंने 4 बजे मैंने सुबह निकल के मैं रोड पे खड़े हो गए। हमने भैया भैया खड़ पड़ा है, आप खुदा जाके तलाशी ले सकते। पूरा घर की तलाशी ली। उसके बाद में एसटीए वो दरोगा कहता है कि रामवीर आप कपड़ा पहन लीजिए। हमने क्यों, रामवीर को क्यों ले जा रहे हैं? भाई रामवीर की तो अभी हम जमानत 1 मार्च को करा के लाए। वो कहीं ले जा रहे हैं कि थोड़ा शराब कांड में पूछताछ करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे। रामवीर को 4 बजे लेके गए, 7 बजे में सचेंडी थाने में पहुंचे जाए। जब मैंने दरोगा से बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो तो गैंगस्टर में मैंने चालान कर दिया। जब आपने अपराध की दुनिया छोड़ी तो जिन लोगों से आप संपर्क में थी, जिन लोगों को आप प्रोत्साहित कर सकती थी कि आप भी अपराध की दुनिया को छोड़ दो, आपने क्या कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया? देखिए कि जब मैं आत्मसमर्पण करके जब मैं बाहर निकल के, मैं 2004 में 7 मई को बाहर आ गए थे। उसके बाद में मैंने हर मीडिया के जरिए से, और क्योंकि कभी कभी पेपर जंगल में भी पहुंच जाता है दस्युओं के पास, तो उसमें प्रेरणा बहुत से मिली है। जैसे राम आश्रे फक्कड़ को मिल गई है, कुसुमा नाइन को मिल रही है, इनने एमपी में समर्पण किया था जाए के। रामवीर अरविंद हैं, 2 भाई थे, इनने भी एमपी में समर्पण किया है। जब मैं यहाँ इन एमपी में सिलेंडरी खोली हुई है, जो एमपी में करता है तो उसको मुआवजा मिलता है। लेकिन हमने इसलिए नहीं एमपी में किया था कि क्योंकि मैं 17 साल रहे, लेकिन मैं एमपी का केस मेरे पास कोई नहीं था। तो हम ये कहते थे कि मैं एक केस क्यों अपना बढ़ा लें, इसलिए मैंने उस टाइम पे बच्चा भी मेरा छोटा था, आए दिन हमारे परिवार को टॉर्चर करती थी पुलिस। तो हमने ये कहा, तो मैंने अपने ज़िला में समर्पण किया था। लेकिन मैं मानते हैं कि अगर जब यूपी सरकार अगर सिलेंडरी नहीं खोल सकती है तो एमपी ने कैसे खोला? हमने प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति को भी दिया था, मैंने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को भी दिया था। भाई चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, प्रधानमंत्री तो एक है। लेकिन किसी ने मेरे को आज दिन तक सहायता नहीं दी है। और आज मैं वो हालात पे चल रहा है कि मैं 2-2 परिवार किस तरीके से पाल रहे हैं वो तो हम ही जानते हैं। क्योंकि एक परिवार मेरा है, एक परिवार मेरा भाई का है, जो भाई पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था।
फिलहाल आपके जीवन यापन का साधन क्या है, यही सवाल मेरा। बस साधन भैया ये है कि न मेरे पास कोई खेती है। अभी मैं अपने छोटे वाले भाई जिसमें रहता है उसी घर में रहते हैं, वहीं पर हमारी बड़ी भाभी रहती है जो भाई ख़त्म हो चुका है। बस साधन ये है कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं, कोई शो में जाते हैं या किसी के इनवाइट किए हुए किसी का फीता काटने जाते हैं, तो हम उसी से जब जाते हैं तो वहाँ पे मैं अपना पैसा लेते हैं, उसी से अपना परिवार पाल रहे हैं। तो आप सरकार से, मोदी सरकार है केंद्र में और योगी सरकार है यूपी में, तो आप सरकारों से क्या अपील करना चाहती है कि सरकार आपकी किस प्रकार मदद करे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे भाई का एनकाउंटर किया था, तो मैंने उस टाइम भी बार बार अनुरोध लगाया था और इसके बाद में मैं मोदी सरकार को ये 3 न्याय प्रार्थना पत्र दे चुकी हूँ डाक द्वारा और गृह मंत्री को भी दे चुके हैं, क्योंकि कि जब हमारा भाई राम कुमार को मारा है, अपराधी करके मार दिया और उस पर कोई अपराध था नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये चाहते हैं कि आज दिन तक किसी अपराधी को किसी पुलिस ने या किसी सरकार ने उसको मुआवजा नहीं दिया। अगर मेरा भाई अपराधी था तो तुम्हारे ये गाजियाबाद एसएसपी ने 1-1 लाख की चेक बच्चों के नाम भेजी थी। तो जब अपराधी था तो उसको चेक क्यों भेजी गई? मेरे पास तो मूल मुद्दा ये रखा है, क्योंकि मैंने आज दिन तक किसी के मुंह से ये नहीं सुनी है कि अपराधी को मुआवजा मिला है। तो इसकी हमारे सरेआम वो दिखाई दे रहा है कि मेरा भाई निर्दोष था, इसीलिए तो कनौम एसएसपी ने हमारे भाई के बच्चों को चेक दिया है। मैं ये फिर भी मैं गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि आप सही जांच हमारे बड़े भाई की बैठवा के और उसकी फिर हमें, अगर हमारा भाई निर्दोष है तो हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की, उनको कुछ सहायता देना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे लोगों के लिए जो अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में जो जुड़ते हैं, उनको अगर सरकार जोड़ने का प्रयास करती है और वो लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए एक निश्चित तौर पे सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए उनकी सुविधाओं के लिए, क्योंकि वो उन अपराध की दुनिया को छोड़ के इस मुख्य धारा में अगर जुड़े हैं तो उनके जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।